आपको 1 मिनट में समझा देता हूं सर। 13 मूल खातेदारों के खसरों को 54 टुकड़े में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरा को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे का 33 टुकड़े किए गए। और रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, उसको लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये सब बातें स्वीकार की हैं। मैं चाहता हूं सर, केंद्र का पैसा है, राज्य का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अगर इसको हिसाब लगाएं तो पूरे जो भारतमाला के सड़क बन रहे हैं उसमें लगभग, जो अभी जांच में तो मैंने 4 ही गांवों का पूछा था, अगर बाकी को देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज़्यादा अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर, केंद्र सरकार से संबंधित है। हमारे बहुत सारे इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों तीनों दल जितने भी हो सकते हैं उसके नेता भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। यहाँ बहुत सारे जांच चल ही रहे हैं, ईडी के जांच चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रहे हैं और कई जांच चल रही है। तो इस भारतमाला प्रकरण को आप प्रश्न ही नहीं आया है कुछ, माननीय अनुरोध आया है, प्रश्न कहाँ आया है कुछ अनुरोध। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन की जो कार्यवाही की गई है, भू अर्जन हुआ है, उसमें काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसमें थोड़ा बात रखना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/1/2020 को जारी की गई थी तथा दिनांक 18/3/2021 को अर्जन किए जाने का अवार्ड पारित किया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार साहू एवं हेमंत देवांगन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी अनुभागीय अधिकारी अभनपुर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को उपखंडों में विभाजित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक टिप उपलब्ध कराए जाने हेतु कलेक्टर जिला रायपुर को विभागीय पत्र दिनांक 16/8/2022 को लिखा गया। साथ ही कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के पत्र दिनांक 15/5/2024 एवं 17/5/2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा बघेल, सभापति राजस्व स्थायी समिति, कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर एवं नरेंद्र कुमार पारख, संचालक स्वामी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पत्र विभाग में प्रेषित किया गया। मैं जो अध्ययन किया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस परियोजना में गड़बड़ी तो हुई है और 2-3 तरह की गड़बड़ी हुई है। एक तो अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया और जो जमीन एक बार अधिग्रहित की जा चुकी थी उसकी दोबारा फिर से उसका भू अर्जन किया गया और मुआवजे में भी जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसके जगह में किसी और को मिल गया। और तीसरा, जो ट्रस्ट की ज़मीन है वो ट्रस्ट को मिलना चाहिए चेक, वो ट्रस्ट को नहीं मिल करके ट्रस्ट के किसी निजी व्यक्ति को मिल गया।
तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इसमें है तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी, और अभी भी इनकी शिकायतें लगातार आ रही है, और जो शिकायतें आ रही है उसके संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी निलंबित हुए हैं इसमें। और ये जो बटांकन का खेल चला है, टुकड़े का खेल चला है, अभी पिछला विधानसभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसी को रोकने के लिए, गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किए हैं कि यदि किसी भी परियोजना का बात आती है, कोई आशय पत्र मिलता है, तो तुरंत ही वहाँ पे रजिस्ट्री का नामांतरण, टुकड़ा करना, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें गड़बड़ी तो हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जांच भी चल रही, कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आपने खड़े होकर स्वीकार किया है, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये अभी जो 43 करोड़ 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान जो हुआ है सर 6 गांव में, वो पूरे दुख की बात यह है कि प्रकाशन होने के बाद इसका बंटवारा हुआ। बिना प्रकाशन के और कितना हुआ होगा मैंने बता दिया कि लगभग 350 करोड़ है। आपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहता हूं, आपको भी दिखाना चाहता हूं सर। ये एक प्रश्न का उत्तर है। ये जब इतनी गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही मांग रख रहा हूं सर कि जिन जिन अधिकारियों ने ऐसा गड़बड़ किया है, जो मिल रहे हैं सौभाग्य से, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको जेल रवाना कर दें। और दूसरा मेरा मांग अभी भी है कि प्रकरण छोटा मोटा नहीं सर, भारत सरकार का मामला है, भारतमाला का मामला है, आपके पुराने, हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी के सपने हैं, अभी विष्णुदेव साय जी के सपने हैं। तो इसके लिए आप CBI से जांच कराना स्वीकार कर लीजिए, जांच भी हो जाएगा, आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे और ये नामांतरण का और बंटवारे का काम बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी हैं सौभाग्य से, CBI की जांच वो स्वीकार कर लें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बोलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किए हैं, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी, उन पे कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी को निलंबित किया जा रहा है, और जितने प्रकरण आएंगे, जितनी शिकायत आएंगी, उसकी सूक्ष्मता से जांच करवाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ निलंबन के बजाय इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। इसमें दिक्कत किस बात की है? हम भी सर राजनीति में 45 साल से हैं, आप भी हैं सर, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सब जानते हैं। यहाँ जाल ऐसा है, माया जाल कहिए, चाहे अधिकारियों का जाल कहिए, कहीं ना कहीं से वो जाल को काट के फिर वो निलंबित आदमी फिर आके काम करने लगता है। आप लोग अभी अभी कई प्रकरणों में देखे होंगे, सस्पेंड हो गया, फिर बहाल हो गया, फिर आने के बाद वही कुतर रहा है, पुराने हमारे शरीर को, जमीन को, कपड़ों को तार तार करके चला जा रहा है। और हम लोग अगर सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र में अच्छा ये उदाहरण नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी शांति से पूछ रहा हूँ माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत शांति से मैं प्रश्न कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के इधर दोनों तरफ निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आप ये जांच स्वीकार कर लें। केंद्र सरकार का पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, कह लीजिए, डबल इंजन सरकार का है, ट्रिपल इंजन सरकार का है, चारों इंजन सरकार का है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ CBI की जांच मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी तरह के शिकायतें इसमें प्राप्त हो रही है, चाहे वो
दोबारा भू अर्जन की बात हो, चाहे खसरे को टुकड़े करने की बात हो, चाहे ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट के एक सदस्य को देने की बात हो, जितने भी विषय आ रहे हैं, शिकायत आ रही है, उसको गंभीरतापूर्वक उसका जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका सूक्ष्मता से, गहराई से, कमिश्नर से इनका हम जांच कराएंगे और किसी को, दोषी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल आपसे था अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी था। मुझे पता है कि सीबीआई का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे, आप शायद नहीं ले पाएंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपें। ये मेरा निवेदन है। बता दें मुख्यमंत्री जी तो बेहतर होगा। एक बात होती सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जमाने का है, आप ये मान सकते हैं ये पिछले सरकार के जमाने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय की घपले की बात कर रहा हूं, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। आपका होता तो एक बार बचा लेते। ये तो कब से चल रहा है, थोड़ा गंभीरता सोचिए। और मंत्री जी आप ही सिफारिश करिए कि सीबीआई की जांच हो। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का शिकायत गंभीर है और उस गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू किया है, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी किया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम जितनी शिकायतें आ रही, एक एक करके उन शिकायतों का हम जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गंभीर विषय है, इससे राज्य शासन को भी हानि हुई नहीं, माननीय का प्रश्न एक ही है, एक बिंदु पे अटका हुआ है। विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं? संभाग हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ें। संभागीय आयुक्त से इनकी जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जरूरत। ठीक है, प्रश्न जवाब आ गया? नहीं सर, मेरा जवाब नहीं आया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, मैं इनसे एक बार और अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर स्वयं सीबीआई की जांच वो घोषित करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। ये बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही फरमाया कि हमने अपने कार्यकाल में सीबीआई को बैन रखा है। आपकी कृपा से फिर छत्तीसगढ़ का भाग्य जागा है, आपने सीबीआई को खोल दिया है। तो अब को पुरानी बात हमें याद नहीं रखनी चाहिए। मैं राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रहे हैं सर, और हम इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कुछ दिन बाद वो निलंबित हो जाएगा। खबरें आने लगी हैं, तो मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं सर, आप इजाज़त दें, आप मेरी बात सुन लें और इसमें जांच विधायकों का एक दल बना दीजिए, वो जांच कर लें। ये तो आपके ऊपर है, हम विधायकों की समिति से जांच करा लें, ये तो आप कर सकते हैं। निर्णय तो मंत्री जी करना है। मेरे ख्याल से आप सक्षम हैं कि आप निर्णय खुद ही कर सकते हैं। विधायकों की समिति बना के जांच करने के लिए आप सहमत हैं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, सीबीआई नहीं कराना चाहे तो विधायकों की समिति से करा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जांच के लिए हमारे संभागीय आयुक्त जो है पर्याप्त है, उनके माध्यम से हम जांच कराएंगे। चलिए, देखिए अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कई बार हुई है
संभागीय आयुक्त के नीचे तक के अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं कोई नाम वाम नहीं लेना चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता है कि इसमें आईएएस के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि आप अपनी ओर से स्वयं सक्षम हैं, इसको विधायक के माध्यम से जांच करा लीजिए। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का भला होगा, केंद्र सरकार का भला होगा, और आने वाले दिनों में एक आप लोग जो सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन की दिशा में कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि शिकायतें आ रही हैं, उस पर जांच हो रही है, और जिस तरह से माननीय नेताजी ने कहा कि ये बृहद 300-350 करोड़ का मामला है, तो इसमें आप शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं कि इसमें बृहद जांच कराएंगे? किस तरह का जांच कर रहे हैं आप लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विषय में जांच की शुरुआत तभी होती है जब कहीं से शिकायतें प्राप्त होती है, शिकायत मिलती है तभी जांच की शुरुआत के बाद तो जांच की बिंदुआं बनेंगी, जांच के आपकी टीम बनेगी, जांच के बिंदु बनेंगे, उसके बाद जांच कराएंगे कि जो शिकायत आए उसी के आधार पर आप जांच कराएंगे। इसीलिए तो नेताजी बार बार बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि आपके जो जांच करने शिकायतों के आधार पर आप जो जांच कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप इसको सीबीआई को दे दें। आप लोग इतना बड़ा मामला है अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मामला है, अध्यक्ष महोदय मामला है, आप भी एक नीति स्पष्ट कर लीजिए। इसमें जो सस्पेंशन भी हुआ है माननीय नेताजी के प्रश्न लगने के बाद, आप तय कर लीजिए, कभी आप सीबीआई को गाली देते हो, कभी आप निजी के प्रश्न उठाते हो, आप तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिए, कितने अधिकारी आप तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं? यदि ये जांच सीबीआई का ही बनता है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए, बृहद जांच कर रहे हैं ये लोग कि उस शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने 2 बार उत्तर दिया। क्या 350 करोड़ का जो जिस बारे में बात कर रहे हैं माननीय नेताजी, उसमें शिकायतों के आधार पर जांच होगी कि एक बृहद जांच टीम बनेगी? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए बार बार नेताजी मांग कर रहे हैं। अब सीबीआई जांच मत कीजिए, लेकिन विधायक दल के तो घोषणा कर दीजिए। केंद्रीय एजेंसी महोदय, आपका विश्वास है कि नहीं? मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है, उसका उत्तर देने दीजिए। या तो माननीय मंत्री जी आजकल आपको होगा क्या सीबीआई पे भरोसा हो गया? अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय एजेंसी पे भरोसा जताने लगे आजकल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, कलीदी पे ध्यान दे रहे थे आप? अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों पे आपका भरोसा है कि नहीं, पहले ये तय करें। आप तय कीजिए आप कि सीबीआई पे आपका भरोसा है कि नहीं? माननीय महोदय, मुझे पिछले 5 साल क्यों बैठ करते आप यहाँ पे इस तरह की बात पे मैं बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न भी मेरा भी है, मेरा भी पॉइंटेड प्रश्न आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष बैठिए आप। बैठिए बैठिए, चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप बैठिए। प्रश्न, हाँ चलिए बोलिए, उसका उत्तर तो दे दीजिए। चलिए, कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं, शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। राज्य शासन पे भरोसा किया, माननीय अध्यक्ष, अरे आप संचालन नहीं कर रहे भाई। अच्छा चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री रिकेश जी हैं तो बता दीजिए अगर वो उत्तर दे रहे हैं तो। मैं तो आपसे निवेदन किया, मेरा पॉइंटेड तो सवाल चरणदास महंत जी का अरे भाई, विपक्ष का हाथ क्यों उठ गए? बार बार आपको उठने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मत बोलिए। मैं अनुमति का आप लोग को तय करना पड़ेगा ना, केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है कि नहीं आपको? अरे अब
आपको नहीं चलाना है विधानसभा को। माननीय आप अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैं आपकी अनुमति से चलिए बोलिए। मेरा पॉइंटेड प्रश्न है अध्यक्ष चलिए। महोदय कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं? क्या जांच वो शिकायतों के आधार पर कर रहे हैं कि बृहद कोई पॉइंटेड लिस्ट करके उसमें अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं आप? देखिए, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कह दिया कि सीबीआई से नहीं, विधायक दल के समिति से नहीं, विभाग के आयुक्त के माध्यम से जांच कराएंगे। तो जब जवाब पूरा आ चुका है अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आपको स्पष्ट कह चुका है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने और ये उसके कहा- जांच के रिपोर्ट आने के बाद यदि आपकी असहमति होगी तो आगे देखेंगे। माननीय अभी तो अध्यक्ष उन्होंने महोदय, उत्तर में ये कहा कि हम- पूरा उत्तर दे दिया है जो देना है उनको। उन्होंने उत्तर में ये कहा कि जांच शिकायतों के आधार पर हो रही है। मेरा ये कहना है कि आपके संज्ञान में आने के बाद, भले ही नेताजी के प्रश्न के बाद आपके संज्ञान में आया होगा, संज्ञान में आने के बाद आप बृहद रूप में इसको जांच करा रहे हैं कि सिर्फ शिकायत जो आ रहा है उसके आधार पर जांच करा। बता दीजिए। चलिए, वृहद रूप से कर रहे हैं कि शिकायत के आधार पर कर रहे हैं? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई विषय आता है, प्रथम दृष्टया में तो ये होता है कि जब कहीं से शिकायत आता है, और दूसरा ये लगता है कि यदि कहीं पे गड़बड़ी हो, ऐसा महसूस हो सीओ मोंटो के हिसाब से, जैसा अपने को लगता है कि इस विभाग में या इस काम में कहीं पे गड़बड़ी हो, उसके हिसाब से जांच शुरू होती है, या शिकायतकर्ता किसी विषय पे शिकायत करते हैं? इस दो तरह की शुरुआत होती है जांच की। और जैसे मैंने कहा कि इनके वृहद और सूक्ष्मता से जांच के लिए संभागीय आयुक्त से एक टीम बना करके जांच कराएंगे। अभी पिछला जो कार्रवाई हुई जिसमें निलंबन हुआ है, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा एक टीम बनाया गया था। टीम ने पूरी जांच की है, उसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। और हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और इसमें अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। आने वाले अभी जो जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कार्रवाई होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए। मेरा भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है भारतमाला से, और आपका ही विधानसभा का है सभापति महोदय। वहां तो भूअर्जन की बात नहीं है, वहां तो डायवर्सन कर दिए गए, और डायवर्सन करने के बाद इतना पैसा लोगों को बांटा गया है, हमारे सरकारी पैसा को। तो मैं सोचता हूं कि हमारे नेताजी ने जो मांग किया है उस पर अमल होना चाहिए। आपका ही विधानसभा और टेढ़े सर की बात करता हूं, और करोड़ों रुपए डायवर्सन के बाद डायवर्सन करके पैसा को बांट दिया गया सभापति महोदय। अब सिर्फ पटवारी भर को ही सस्पेंड किया गया है सभापति महोदय। मैं चाहता हूं कि हमारे नेताजी के मांग को पूरा किया जाए। चलिए, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप चाहते हैं कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट हो जाऊं? नहीं, सरकार के जवाब आ गया है और आपके प्रश्न मैं का तो संपूर्ण सरकार उत्तर के आ गया जवाब है। से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं आपसे चाहता हूं सर कि आप हस्तक्षेप करें। आप हमारे सबके मालिक हैं यहाँ पर। ये आपकी जवाबदारी है कि यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, एक दूसरे से तनातनी हो रही है, तो उसका निर्णय तो आप करेंगे ना। सामान्यतः रिकेश बाबू को पता नहीं इसमें क्या तकलीफ है। तकलीफ इस बात का आदरणीय नेता विपक्ष, मैं तो मंत्री की बात कर रहा हूं। नेताजी की बात मत करिए। इसमें तो मैं समानता सिर्फ सर आप प्रक्रिया इसमें को मुझसे देखिए, ज्यादा जानते हैं। इस आसंदी पे आप लगातार 5 साल बैठे हैं। समानता विधायकों की समिति का गठन शासन के सहमति से ही होता है। आसंदी सीधे निर्णय नहीं लेती। ये आप, और उसका जवाब भी माननीय मंत्री जी ने कह दिया, हम ये जांच के लिए तैयार हैं। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद आप चाहेंगे तो फिर और दूसरी जांच के लिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सर, मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूं आपसे। आपकी कृपा से मैं भी वहां 5 साल बैठ चुका हूं, मगर तो आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपने अपने 15 सालों में कितने भ्रष्टाचारियों को कहां कहां डाला होगा, कहां भेजा होगा जेल में, मैं उस बात को यहाँ नहीं कहना चाहता, मगर सिर्फ ये चाहता हूं कि यही निर्णय हो जाए। ये हमारा मंदिर है। आप राज्यपाल से भाषण दिलवा रहे हो कि ये तो लोकतंत्र का मंदिर है। उसी लोकतंत्र के मंदिर में मैं घंटी बजा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ। मुझे आप निर्णय दे दीजिए कि विधायकों का दल, विधायकों की समिति इसको जांच करेगी। ये मैं चाहता हूँ। यदि आप भी मुझे निराश करेंगे तो मैं मजबूरी में हाई कोर्ट जाऊंगा, और मैं इस प्रश्न के उत्तर से, विपक्ष के व्यवहार से, मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से
संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। चलिए, जा सकते हैं? नहीं, आपको कौन रोक सकता है? तो हम लोग चलिए, बाहर चलिए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण हम लोग विपक्ष से बहिर्गमन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 श्री उमेश पटेल। आ गया बाहर से आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में हमने देखा है कि कई बार मंत्री, और इसी सत्र में और इससे पहले के सत्र में, मंत्रियों के जवाब में विरोधाभास है। अध्यक्ष महोदय, कभी वो लिखित में कुछ और उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देते समय कुछ और उत्तर दे रहे हैं, एक विभाग कोई और उत्तर दे रहा है, दूसरा विभाग कोई और उत्तर दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23 प्रकरण लंबित हैं, और ध्यानाकर्षण का उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 47 प्रकरण लंबित है बताया गया है मंत्री महोदय। अब मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जिला रायगढ़ के केलो परियोजना में भू अर्जन के संबंध में जानकारी चाहिए गई है कि कितने मामले किस कारण से लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस परियोजना में केलो परियोजना संरक्षण संभाग रायगढ़ में 9 प्रकरण और निर्माण संभाग खरसिया में 13 प्रकरण, अनुभाग घरघोड़ा में 1 प्रकरण, जो ग्राम उज्ज्वलपुर के डुबान प्रभावित रकबा 22.675, इनका प्रकरण जो है टोटल कितने हुआ, कुल बता दीजिए। इनका कुल प्रकरण 23 है। वही तो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। ध्यानाकर्षण में 47 प्रकरण लंबित बता रहे हैं इसी सत्र में। अभी उत्तर आया है कल मुझे उसका, ध्यानाकर्षण का, और आपको उत्तर भी कल मुझे मिला है जिसमें 23 प्रकरण का उल्लेख है और ध्यानाकर्षण में 47 प्रकरण का उल्लेख है। तो आप मुझे बताने की कृपा करें कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है मंत्रियों के हाथ, इससे कई अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो आप पहले ये बता दीजिए कि दोनों में कौन सा उत्तर सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आई है विस्तृत रूप से कि किनका किस कारण से ये प्रकरण लंबित है, उसमें 23 प्रकरण हैं। तो आप कह रहे हैं कि ध्यानाकर्षण में गलत उत्तर दिया गया है। हो सकता है कुछ और बिंदु रहे, उसको मैं एक बार दिखाता हूँ। हो सकता है उसमें छूटे हुए कुछ और लोगों का नाम उसमें आया होगा। तो यही बता दीजिए कि उत्तर सही कौन सा है, 47 की 23? अभी उत्तर तो सही, सही, दोनों का समय देखिए, ये मुझे 9/3 को मिला है ध्यानाकर्षण का उत्तर। चर्चा तो उमेश जी जो प्रश्न लगा है उसी के आधार पर होगी। तो उसी के आधार पर हो रहा है। ध्यानाकर्षण कालातीत है। नहीं, इसी पर आधार हो रहा है। आप प्रश्न नहीं देख पाए अजय जी, पहले देख लीजिए। उसमें मैंने स्पष्ट पूछा है कितने प्रकरण प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय अजय जी सवाल कर रहे थे, तो जो सरकार जो रिपोर्ट देती है वार्षिक प्रतिवेदन, उसका उल्लेख करते हुए प्रश्न आप खुद कर रहे थे, है ना? प्रश्न के आधार पे नहीं कर रहे थे कि ये सही है वो सही है। इन्होंने कर दिया गलत। आखिरी में मैंने प्रश्न के आधार पर ही प्रश्न किया था। आपने दूध भात करके छोड़ दिया था, अलग बात। नहीं, दूध बात नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो हाथ में दस्तावेज है वो माना जाएगा, वो ध्यानाकर्षण कालातीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं आप कृपया मेरे प्रश्न और उत्तर को एक बार देख लें। इसमें उन्होंने उत्तर दिया है अपने उत्तर में कि टोटल 23 प्रकरण लंबित है, इसमें उत्तर में आया है अध्यक्ष महोदय। और जो मेरे पास ध्यानाकर्षण के जरिए जानकारी आया है उसमें 47 है, इसी विधानसभा के मंत्रियों से ही आया है ये।
तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, ताकि मैं आगे प्रश्न उस हिसाब से कर सकूं। अगर 23 है तो 23 के हिसाब से प्रश्न करूंगा, 47 और 47 के हिसाब से प्रश्न करूंगा। और यह व्यवहार लगातार है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी लिखित में कुछ और देते हैं, उत्तर कुछ और देते हैं, ये कई बार हो रहा है। या तो आप मुझे बता दें कि कौन से उत्तर को लेकर मैं आगे का प्रश्न बनाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि 47 उसमें जानकारी आई है, हो सकता है उसमें कुछ बिंदु और छूटा हो, किसी कारण से वो बढ़ा हो। एक बार मैं इसका जांच करा लेता हूं, पर अभी जो हमने उत्तर पुस्तिका में जो दिया है 23 प्रकरण, ठीक है, चलिए मैं अब 23 के आधार पे, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी पे आप आगे बढ़े। ठीक है, मैं 23 के आधार पे कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार व्यवहार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि केलो परियोजना आज के दिनांक तक कितना प्रतिशत पूर्ण हो चुका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केलो परियोजना लगभग 80% कार्य जो है पूर्ण हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि केलो परियोजना 80% पूर्ण हो चुका है। आज के दिन में जो आपने टेंडर किया, जैसे एक संभाग का बात है, वो कई टुकड़ों में आपने टेंडर किया होगा। जैसे खरसिया संभाग है, उसमें कई टुकड़ों में आपने टेंडर किया होगा। तो आज के दिन में कितने टेंडर हो चुके हैं और कितने निरस्त अभी की स्थिति में है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये सिंचाई विभाग से संबंधित है, और आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 1 रुपए इसके लिए आवंटित नहीं किया, 1 रुपए नहीं किया। ये तो हमारी सरकार, हमारे माननीय वित्त मंत्री है, उन्होंने 291 करोड़ का कल इसमें बजट में दिया, ये और 100 करोड़ लगभग दिया इसमें। अगर सिंचाई विभाग का प्रश्न है तो मैं छोड़ देता हूं, आप अगर आदेशित करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं तो ये मान के चला था कि सामूहिक उत्तरदायित्व है और उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे, आपका जो आदेश रहेगा, आप सिर्फ राजस्व में अगर स्थिर रहने के लिए बोलेंगे तो मैं राजस्व में स्थिर रहूंगा। नहीं, राजस्व मंत्री से आप पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी में पूछता हूं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो आपने लगभग पूरी कर ली है 23 प्रकरणों को छोड़कर, ठीक है, क्या ये प्रकरण जो लेट हुआ है इसमें केंद्रांश की राशि नहीं मिलना भी एक कारण था? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केलो परियोजना जो है बहुत पुरानी परियोजना है, 2008-9 की परियोजना है, और इसमें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 22,000 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होना है, और इसमें कुछ इंडस्ट्रीज है उनको भी पानी देना है। और इस परियोजना में जो 23 प्रकरण लंबित हैं, उन लंबित होने के अलग अलग कारण है। ये भू अर्जन की जो उनकी राशि थी उनसे संतुष्ट नहीं हुए, ये लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के बाद, नहीं, मैं सिंपल सा प्रश्न है, केंद्रांश की राशि है या नहीं है? नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए, फिर उस हिसाब से मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। अवगत करा दिए। भू अर्जन का काम राजस्व विभाग करता है, पर उस परियोजना को पूरा करना जल संसाधन विभाग का काम है। तो मैं स्पष्ट तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उस जलाशय के बारे में, भू अर्जन से रिलेटेड प्रश्न ही पूछता हूं। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ बात आया कि जो केलो परियोजना के लिए भू अधिग्रहित जमीन थी उसको किसी इंडस्ट्री के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया? क्या आपके पास ऐसे कोई शिकायत या आपके संज्ञान में आया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो शिकायत बता रहे हैं कि इनका जमीन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया गया है, ये हमारे पास शिकायत में अभी तक नहीं आया है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि
अगस्त 2024 को खसरा नंबर 5/2, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 समेत 22 खसरों का जो जोरापाली है, जोरापाली गांव, इसमें जो अधिग्रहित था केलो परियोजना के लिए, उसे जिंदल इंडस्ट्रीज के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ये है, और इसके ऊपर किसी पे ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुई है। हमने शिकायत दिया कलेक्टर को अध्यक्ष महोदय कि जोरापाली में इस तरह के घटना हुई है। आप जिंदल के खिलाफ कब से हो गए? अरे क्यों नहीं होगा भैया, अरे जिंदल के प्लेन तो आपके लिए चलते थे खास। हो गया, बोल दिए। 2024 अगस्त की बात है, इसकी शिकायत भी हमने की, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उमेश पटेल जी जो शिकायत कर रहे हैं कि जलाशय की भूमि जिंदल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया गया है, ये शिकायत मुझको दे, मैं निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मैं कार्रवाई करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में ये तो लैंड यूज चेंज का मामला है, क्योंकि जलाशय के लिए था और लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिना आपके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है और उसके बिना ये ट्रांसफर कैसे हो गया? और आप कहते हैं इसकी जानकारी नहीं है, ये इतना बड़ा है फिर कैसे हो गया? क्योंकि लैंड यूज चेंज करना है, यदि या तो ओपीजी आप ही दे दो उत्तर। लैंड यूज चेंज करना है, यदि उद्योग विभाग को देना है, तो बिना आपके अनुमति मंत्रालय में आए बिना, राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसके अनुमोदन के बिना कोई भी भूखंड उसमें लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। और ये हुआ है तो इसकी जांच कराएंगे क्या विभागीय रूप से? यदि ऐसा हुआ है तो हम विश्वास दिलाते हैं विभागीय रूप से इनका हम जांच कराएंगे। क्योंकि ये सीधी बात है अध्यक्ष महोदय, अब जांच कराने की बात कर दी, चूंकि मंत्रिमंडल के माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, उसकी जांच कोई अधिकारी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र सदन के कमेटी से जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत जो बता रहे हैं माननीय उमेश पटेल जी, उसका हम विभागीय रूप से अपना जांच कराएंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, जमीन का मामला है और जमीन में अफरा तफरी हो रहा है, अधिकारी स्तर पे मिली भगत करके इस प्रकार से कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आप जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके जांच कोई विभाग का अधिकारी कैसे करेगा? आप भी जांच कर सकते हैं कोई विभाग का अधिकारी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा लैंड स्कैम हो गया, जलाशय की भूमि को उद्योगपति को दे दिया गया और आपको पता तक नहीं, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो गया। तो आपसे आग्रह है, इससे सदन की कमेटी से जांच कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय बता रहे हैं, ये विषय मेरी जानकारी में ही नहीं आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो विषय आया है उसका मैं विभागीय रूप से जांच कराऊंगा। ये मेरे संज्ञान में जानकारी में नहीं आया है। ठीक है, जांच के लिए बोल दिए। ये मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है उसके बिना चेंज हो ही नहीं सकता अध्यक्ष महोदय, पॉसिबल ही नहीं है। मरवा कांड हुआ, उसके बाद और मरवा ताल का हुआ, उसके बाद से तय हुआ मध्य प्रदेश के समय से, जब भी जमीन के इस प्रकार से लैंड यूज चेंज होगा मंत्रिमंडल उप समिति से होगा। मैं भी राजस्व मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए चूंकि ये जमीन आप खुद कह रहे हैं, खसरा नंबर बता रहे हैं, तो ये समिति से, विधानसभा समिति से जांच कराने की घोषणा करें मंत्री जी। आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन ये चूंकि आपके विभाग में हुआ है, इसलिए सदन की कमेटी से जांच होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही चीज मैं भी कह रहा हूं कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, संज्ञान में आया नहीं है। और जो सदस्य बता रहे हैं कि ये खसरा नंबर को ट्रांसफर किए गए हैं, तो इसकी मैं विभागीय रूप से जांच माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नीलकंठ टेकाम जी, हो गया। माननीय अध्यक्ष कमेटी महोदय, से जांच करो, जांच कराओ। टेकाम जी, सदन की कमेटी से जांच करो, जांच करो, जांच करो।
सदन की कमेटी से जांच करो, जमीन घोटाला बंद करो, जमीन घोटाला बंद करो, जमीन घोटाला बंद करो, सदन की समिति माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय सहकारिता मंत्री से संबंधित है। संतुष्ट हम नहीं है और बहिर्गमन कर रहे हैं। और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी बहुत संतोषजनक तरीके से प्राप्त हो चुकी है। मेरा मात्र 2 प्रश्न इसमें छोटे छोटे से हैं। पहला तो ये कि ये जो योजना है 2018-19 में उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और कोंडागांव जिले के 100 प्राइमरी स्कूल, 100 प्राइमरी स्कूल जो बॉर्डर इलाके के हैं, वहां पर स्काउट गाइड प्रारंभ करने के लिए उन बच्चों को यूनिफॉर्म देने का एक योजना तैयार किया गया था। इसके लिए 20 लाख रुपया डीएमएफ फंड से एक महिला समिति को दी गई थी कि वो वर्दी जो है वो सप्लाई कर दे। लेकिन अलग अलग कारणों से, अलग अलग लाल फीताशाही से और कई तरीके से इस पैसे का बंदर बांट कर लिया गया। जवाब में बताया गया है कि इसकी वसूली के लिए थाना प्रभारी को भी अब चिट्ठी लिख दी गई है। मेरा ये निवेदन है कि हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर इस तरह के मामले जिलों में ही संज्ञान में लेकर के निराकरण कर दिया जाए तो हमारी जो माननीय विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन है उसका परिणाम आने वालों दिनों में दिख सकता है। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि इस योजना के साथ हम उस इलाके के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के बच्चों को एक अनुशासन के साथ, माननीय मंत्री जी स्वयं स्काउट गाइड से जुड़े हुए, बहुत देश और विदेश तक के यात्रा करके स्काउट गाइड के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ पर राकेश यादव जी बैठे हुए हैं, ये भी स्काउट गाइड के माध्यम से उसके अनुशासन को जानते हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना थी। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस राशि का उपयोग आने वाले दिनों में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके स्काउट गाइड को उन 100 स्कूलों में प्रारंभ करने के लिए किया जाए। मंत्री जी जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, और ये जब उन बच्चों को जो यूनिफॉर्म देने के लिए जो प्रावधान किया गया था उस समय में इनकी सरकार रही और तत्कालीन समय में आप वहाँ के जिलाधीश भी हुआ करते थे और आपके ही पहल से हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज के स्थिति तक वहाँ पर लगभग जो सप्लाई है वो लगभग 4000 के विरोध में लगभग 3500-3600 लगभग वहाँ पर गणवेश उनको वितरण किया गया है। लगभग 17,55,000 का 2,45,000 के जो यूनिफॉर्म है वो सप्लाई नहीं हो पाया। तो उसके लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि 100% उनको कहते हैं यूनिफॉर्म गणवेश उनको दिया जाए। श्री राजेश मुड़त जी, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 दलेश्वर साहू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, संचार प्रणाली में लगने वाले कैरियर, कैबिनेट व उनके स्पेयर के अतिरिक्त सभी उपकरण व सामग्री के खरीदी हेतु खुली निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है। चूँकि कैरियर, कैबिनेट व उनकी स्पेयर पूर्व से उपयोग की जा रहे उपकरणों के मूल निर्माता कंपनी से खरीदना तकनीकी कारणों से आवश्यक है और जिसे निविदा के स्थान पर इंक्वायरी जारी कर सामग्री कर खरीदी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा प्रश्न है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 5 लाख तक के मूल्य से ज़्यादा की निविदा किस स्तर के अधिकारी के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है तथा क्या इन सभी निविदाओं में
नियम प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसका विस्तार से जवाब दिए हैं। इसमें एक तो कैरियर कैबिनेट, इसकी खरीदी उसी कंपनी से होता है जिस कंपनी का ऊर्जा लगा रहता है, और सीटीपीटी ट्रांसफार्मर ये बीएचईएल से खरीदते हैं चूंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है। और 5 लाख से ऊपर के सामान के क्रय के विषय में उन्होंने कहा है। इसमें पूरी प्रक्रिया विभाग की तरफ से पालन किया जाता है और इसमें जो सामग्री क्रय के लिए जो अधिकारी होते हैं, कार्यपालन अभियंता, ये प्रति आदेश राशि ये 20,000 तक के लिए कार्यपालन अभियंता सक्षम होते हैं और अधीक्षण अभियंता 50,000 तक की राशि की खरीदी के लिए, मुख्य अभियंता या कार्यपालक निदेशक ये 3 लाख तक की खरीदी के लिए, मुख्य अभियंता भंडार एवं क्रय ये 10 लाख तक की खरीदी के लिए और मुख्य अभियंता भंडार एवं क्रय सिविल कार्यपालक निदेशक जीएम वित्त के सलाह के साथ ये 50 लाख तक की खरीदी और प्रबंध निदेशक डायरेक्टर फाइनेंस के सहमति के साथ 2 करोड़, चेयरमैन एमडी और डायरेक्टर फाइनेंस के सहमति के साथ 2 करोड़ से अधिक निविदा में न्यूनतम दर के आधार पर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लोग फुल सक्षम है। निविदा में न्यूनतम के अलावा एकल निविदा में 2 करोड़ से अधिक की खरीदी के लोग सक्षम है। मेरा प्रश्न था कि इंक्वायरी जारी कर सामग्री की खरीदी किया जाता है, तो क्या भंडार क्रय नियम इसकी अनुमति देता है? क्या इस उपकरण को एकल निविदा नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन सभी उपकरण एवं पार्ट्स जिन्हें केवल उनके मूल कंपनी द्वारा लिया जाना है, उसके पास प्रोप्राइटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब दिया है कि जो सीटीपीटी है उसको भेल से खरीदते हैं और कैरियर कैबिनेट है उसको उसी कंपनी से खरीदते हैं जिससे उसका ऊर्जा लगा रहता है, और बाकी को खुली निविदा से खरीदते हैं। बता दिया मूल अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ मूल कंपनी से ही खरीदते नहीं, हैं। मेरा प्रश्न को साफ जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि इनका भंडार क्रय नियमन अनुमति देता है? यस नो में उत्तर चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरा, एकल निविदा नहीं की जानी चाहिए, ये भी बता दी। एक सीधा सीधा प्रश्न है सभापति अध्यक्ष महोदय। और दूसरा, उसी कंपनी का हमको खरीदना है तो वो प्री सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं है? मैं इतना तो चाह रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कंपनियों पर शासन के भंडार क्रय नियम लागू नहीं होते हैं, उनके अपने नियम कायदे होते हैं। चलिए अध्यक्ष, अब अगले मैं अगले प्रश्न करता हूं। ये प्रश्न आगे बढ़ जाइए। मुझे इस बात का संज्ञान है, इस नियम की अवहेलना हुई है। ना केवल निविदा की गई है, ना प्री प्रायोरिटी सर्टिफिकेट लिया गया है, भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है, सीधे क्रय कर लिया गया है, जो गंभीर अनियमितता के श्रेणी में आता है। अतः अनिवार्य रूप से जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। जब मुख्यमंत्री जैसे आदमी आप जवाब दे रहे हैं और मैं इतना तकनीकी दृष्टिकोण से मैं उनका आपको कह रहा हूं, तो इसका जांच होना चाहिए। जवाब स्पष्ट आ गया है अध्यक्ष महोदय, जवाब हमने दे दिया भंडार है क्रय कि नियम बिजली का कंपनियों पालन करना आवश्यक नहीं है। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या बोलेंगे? शासन के भंडार क्रय नियम लागू नहीं होते हैं, हमने जवाब दिया है। तो ये अध्यक्ष महोदय, ये अब और कोई शंका हो तो और कर लो। प्री प्रायोरिटी का जो सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक नहीं है, ये भी बता दीजिएगा आखिरी में। ये भी कह दो तो हम मान जाएंगे अध्यक्ष महोदय। ये सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं है, बता दीजिएगा अध्यक्ष। जब आपको उसी कंपनी से खरीद रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल, उसका विभाग जानकारी रखता है गुणवत्ता पर। प्रश्न क्रमांक 5 ईश्वर साहू।
अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से है। 17/2020 से 23 तक स्कूलों से भारत स्काउट एवं गाइड हेतु अंशदान राशि की जानकारी बताने की कृपा करेंगे। एक बार और बताएंगे। प्रश्न एक बार और करेंगे इस पर। मेरा क्या मुख्यमंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 17/2020 से 23 तक स्कूलों से भारत स्काउट एवं गाइड्स की हेतु अंशदान राशि की जानकारी बताने की कृपा करेंगे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बालचर निधि के विषय में पूछा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में 13,57,650 रुपया, वर्ष 2021-22 और 22-23 में 13,55,650 रुपया, 22-23 और 23-24 में 13,56,650 रुपया ये निधि संग्रह हुआ है। माननीय मंत्री जी, भारत स्काउट एवं गाइड में अधिकारी कर्मचारी की भर्ती की नियमावली क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत स्काउट में 40 पद हैं अपने प्रदेश में और जो सभी संविदा नियुक्ति से भरे गए हैं और काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी, भारत स्काउट एवं गाइड्स का कार्यालय छत्तीसगढ़ में कितने और कहां-कहां है बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका गाइड के ऑफिस यहाँ प्रदेश में एक होता है और हर जिले में होता है। श्री जनक ध्रुव क्रमांक 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत तंवर बहरा का मामला है। राजस्व ग्राम घोषित करने संबंधी माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि अविभाजित गरियाबंद के अंतर्गत जो नहरगांव पंचायत है, उस नहरगांव के पंचायत में आज भी तंवर बहरा का नाम से नक्शा खसरा निकाला जा रहा है, जबकि पिछले 15 सालों से तंवर बहरा जो मोहल्ला था वो अलग ग्राम पंचायत हो चुका है और आज भी नहरगांव पंचायत पर निर्भर है। 2008 में राजपथ में घोषित होने के बाद भी तंवर बहरा का जो भूया पोर्टल में वहां के किसानों को नक्शा आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कब तक इस प्रकार की कार्यवाही री नंबरिंग का काम कर लिया जाएगा। राजस्व वाले रिकॉर्ड कब तक दुरुस्त कर लिए जाएंगे? आपका प्रश्न यही है मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के नहर गांव का एक पारा मोहल्ला तावर बहरा ये अलग राजस्व ग्राम बना है और माननीय सदस्य का ये कहना है कि अभी भी भूया पोर्टल में पुराने ग्राम के ही नाम से आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें काम चल रहा है, यहाँ का काम लगभग पूर्णता की ओर है। नक्शा ट्रेसिंग का काम हो गया है, री नंबरिंग की भी सूची तैयार कर ली गई है, सर्वे का कार्य जो है अंतिम चरण में है और माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये राजस्व के सारे रिकॉर्ड उस तावर बहरा गांव के नाम से 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। चलिए। महोदय, 2008 का मामला है और इसमें मैं समझता हूँ प्रशासन गंभीर नहीं है
और जिसके कारण से मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत 2017-18 में राजपथ में वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद भी आज तक ताराझर, मटाल, रक्षा पथरा, शुक्ला भाटा, मोती पानी ऐसे कई गांव ऐसे जो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील होने के बाद भी आज पर्यंत नंबरिंग नहीं हो पा रहा है। इस पर भी माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद राजस्व विभाग में बहुत नए तकनीकी का उपयोग किए हैं, चाहे जियो रेफरेंसिंग की बात करें, चाहे ड्रोन सर्वे की बात करें, बटांकन, सीमांकन, इसमें बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। 2008 का मामला है। हमने तो माननीय सदस्य को इस विधानसभा में आश्वासन दे रहे हैं कि इतना पुराना मामला है, हम इसमें पूरा तेज गति से काम कर रहे हैं और जो पुराने इनके प्रकरण है इनको हम 6 महीने के अंदर इनको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 7 डॉक्टर चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसके बिंदु क्रमांक 5 में यह उल्लेख है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक 5500 रुपये के प्रति बोरा मानक के अलावा भी 4500 रुपये तक के बोनस दिया जाएगा। और इसी के संदर्भ में मैंने प्रश्न किया था, क्योंकि इस 450 रुपये प्रति मानक बोरा प्रोत्साहन राशि नहीं, बोनस राशि देने की बात न तो पिछले बजट में आया है न इस बजट में आया है। तो माननीय मंत्री जी बता दें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले इंजन में होने के बावजूद भी दूसरे इंजन वाला उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी में बहुत सारी योजना रही और उसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मोदी जी की गारंटी में तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो पारिश्रमिक वो है 5500 रुपये तक का, उसको हमने लागू किया है। और आप अपने बाजू वाले से कभी पूछिएगा जिन्होंने क्या कहते हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों को, वनवासियों को, आदिवासियों को कैसे तेंदुपत्ता तोड़ने से किस तरीके से उनको रोका जा रहा था, किस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि कहीं न कहीं से तेंदुपत्ता का पूरा काम ठप हो जाए। देखो समय निकल रहा है, हमारी सरकार बुलाने की कोशिश चरण पादुका योजना भी जो हमारी सरकार भैया, आप मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूँ उसके बारे में 8 नंबर और 9 नंबर अलग अलग मत दे देना। हमने कोरोना काल में तोड़वाया तेंदुपत्ता। आपने, मैंने तो ये पूछा, मैंने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री जी का जो 4500 बोनस देने की बात थी उसको आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं? आप पारिश्रमिक की बात कर रहे हो, प्रोत्साहन पारिश्रमिक की बात कर रहे हो, उन्होंने बोनस की बात किया है, उसको आप समझ लीजिए और बताइए मुझे कि प्रश्न गलत है सही है। प्रश्नकाल समाप्त।